Hello everybody, welcome to all of you in Science Planet Biology. Myself Anju Maurya, and today we are going to discuss the new chapter of plant physiology, that is the respiration in plants. Respiration in plants में हम लोग देखते हैं कि what is the respiration. Respiration का मतलब क्या होता है? Respiration का मतलब ये होता है breakdown of food या we can say breakdown of macro molecules. ठीक है, तो जो भी हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो अगर लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं उनको हम छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान हमने पढ़ा हुआ है ना, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स को अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है और ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है. तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे ये प्रोसेस होती है. तो हालांकि हमें ये समझना है कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो फूड है, फूड पार्टिकल्स को तोड़ना और उससे एनर्जी डिराइव करना. अब हमें एक बात ये पता है कि फूड कहाँ से आएगा. फूड आएगा दो तरीके से. एक तो एकदम ध्यान से समझना है आपको, जैसे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हैं, दो तरीके के हैं. ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आपको. ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हैं, एक जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा जो दूसरे के फूड पे डिपेंड होते हैं. तो जो अपना फूड खुद बनाए उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? ऑटोट्रॉप्स नाम दिया. और जो दूसरे के फूड पे डिपेंड है उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है, दूसरे के फूड का मतलब क्या है? जो ऑटोट्रॉप द्वारा बनाए हुए फूड पे डिपेंड है. ऑटोट्रॉप्स में कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं. प्रोड्यूसर्स कौन है? अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कौन है. प्लांट्स हैं. अब हम लोग एक चीज़ और समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होती है. हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो बैक्टीरिया में भी होती है. ठीक है ना, होती है कि नहीं? हमने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सब कुछ पढ़ा था ना, कि मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा था. तो हमें ये समझना है कि जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया में एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो जो ऑटोट्रॉप्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना फूड लाइट की प्रेजेंस में खुद बनाते हैं. ठीक है, जिसमें प्लांट्स आते हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है. तो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? ये अपना फूड बनाएंगे किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में. और जो भी ये फूड बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इसको हम लोगों ने क्या कहा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. हम लोग ये इकोलॉजी में पढ़ेंगे. तो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी टोटल फूड बनाया उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब वो फूड प्लांट्स भी यूज़ करेगा और एनिमल्स भी यूज़ करेंगे, है ना. तो प्लांट्स तो अपना फूड खुद बना रहा है यूज़ करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप. जबकि एनिमल्स प्लांट के बनाए हुए फूड पे डिपेंड है, उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप. तो एक बात ध्यान समझना कि प्लांट ने जितना भी फूड बनाया, फूड बनाने के बाद उसको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसी फूड से तो आएगा. तो वो उसने अपना जो फूड बनाया और उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. उसमें से कुछ फूड वो अपनी एनर्जी के लिए यूज़ कर लेगा, और एनर्जी के लिए जो यूज़ किया हुआ फूड है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन. ठीक है ना, क्योंकि रेस्पायरेशन ही ब्रेकडाउन ऑफ फूड है जिससे एनर्जी जनरेट होगी. तो प्लांट्स ने अपने रेस्पायरेशन के लिए जो फूड यूज़ कर लिया, तो बचा क्या? नेट प्राइमरी. जो बचा उसको हम क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको मिला? हेट्रोट्रॉप्स को मिला. मतलब हम लोगों को जो मिला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि प्लांट्स ने जितना फूड बनाया उस फूड में से अपने लिए भी वो एनर्जी के लिए जो फूड कंज्यूम कर लेगा. उसके बाद जो फूड बना उसको हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. और ये फूड कौन यूज़ करेगा? हेट्रोट्रॉप्स यूज़ करेगा. गॉट दिस? ठीक है. अब क्या है, आप ये चीज़ समझिएगा कि एक चीज़, प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉप कहते हैं. आप लोग कभी बहुत सारे टर्म सुने होंगे, जैसे फोटो ऑटोट्रॉप्स नाम सुनते हैं ना. फोटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? फोटोट्रॉप्स का मतलब ये है कि जो अपनी फूड बनाने के लिए रेडिएंट एनर्जी को कैप्चर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटो. लाइट को जो कैप्चर करते हैं उनको हम फोटोट्रॉप्स कहते हैं. तो प्लांट्स क्या हुए? फोटो ऑटोट्रॉप्स हुए, है ना. एक और टर्म आप लोगों ने इसके अलावा जो अपने फूड के
हम कह सकते हैं जो अपने एनर्जी को केमिकल कंपाउंड से डिराइव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉप्स। क्योंकि अब एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि प्लांट्स ने जो फूड बनाया वो क्या है, शुगर है, ठीक है ना, वो शुगर है। उस शुगर को हम लोग, तो शुगर इज द केमिकल कंपाउंड, हम लोग एनर्जी कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, वो शुगर से डिराइव कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हुए, कीमोट्रॉप्स हुए। तो जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, कीमोट्रॉप्स होते हैं। ये हम लोग आगे अभी अच्छे से समझेंगे। कभी कभी आप लोगों ने एक और टर्म सुना होगा, लिथोट्रॉप्स, ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है। पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि लिथोट्रॉप्स का मतलब क्या है। लिथोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से डिराइव करते हैं उनको हम लिथोट्रॉप्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स का इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ से आता है बताइए मुझे। जो प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ से आता है, वाटर के ब्रेकडाउन से आता है। तो वाटर इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोट्रॉप्स। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना जो इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से डिराइव करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोट्रॉप्स। अब हम लोगों को इतना पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या हैं, फोटो ऑटो लिथोट्रॉप्स कह सकते हैं हम प्लांट्स को क्या कह सकते हैं, फोटो ऑटो लिथोट्रॉप्स कह सकते हैं। कभी कभी ऐसे टर्म आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो फोटो का मतलब क्या है, ऑटो का मतलब भी हम अभी आपको बताएंगे। फोटो का मतलब क्या है, जो लाइट एनर्जी से अपना जो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं। ऑटो का मतलब है जो इनऑर्गेनिक कार्बन यूज़ करते हैं फूड बनाने के दौरान, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक कार्बन से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिथो का मतलब क्या है, लिथोट्रॉप्स का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से डिराइव करते हैं। ऑर्गेनोट्रॉप्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऑर्गेनिक सब्सटेंस से डिराइव करते हैं। कीमोट्रॉप्स का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया, हेट्रोट्रॉप्स। तो वी आर जनरली हेट्रो, कीमो, ठीक है, ऑर्गेनोट्रॉप्स। और प्लांट्स कैसे हैं, दैट इज फोटो ऑटो लिथोट्रॉप्स। अच्छा, इसमें हेट्रोट्रॉप्स के अलावा कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ सेप्रोफाइट्स एक अलग ग्रुप दिया रहता है, सेप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स या सेप्रोफाइट्स में फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब आते हैं ना। हालांकि जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने ये भी बताया था कि बैक्टीरिया क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं या कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पढ़ाते टाइम बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि प्लांट्स कैसे हैं और एनिमल्स कैसे हैं। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमें ये समझना है कि क्या प्लांट्स में ब्रीदिंग होती है। एक्चुअली जो सेलुलर रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब ऐसी रेस्पायरेशन, ऐसी प्रोसेस जो सेल के अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, मतलब मोस्टली जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं उनको तोड़ा जाता है, उसमें ग्लूकोज हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, दैट इज़ द जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल, लिपिड को भी समटाइम्स फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन्स भी और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में जो फूड यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट आया कहाँ से, ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया, इसको समझने के लिए आप ये समझना कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सुक्रोज में, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट डिफरेंट पार्ट्स को जो ट्रांसपोर्टरी शुगर है वो तो सुक्रोज ही है, क्योंकि सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो सुक्रोज में, सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्लांट्स को जब एनर्जी रेस्पायरेशन करना होगा तो वो ग्लूकोज अपना जो रेस्पायरेटरी सब्सटेंस है, मोस्टली वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। रेस्पायरेटरी सब्सटेंस मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो सब्सटेंस यूज़ होता है वो मोस्टली क्या होता है, ग्लूकोज। तो प्लांट्स को अगर रेस्पायरेशन करना है तो वो क्या करेंगे, ग्लूकोज कहाँ से डिराइव करेंगे, या तो वो सुक्रोज से डिराइव करेंगे, या जो स्टोरेज फूड है, स्टोरेज फूड क्या है, स्टार्च है, उससे डिराइव करेंगे। तो स्टार्च को तोड़ेंगे तो वहाँ से ग्लूकोज ले लेंगे, या तो वो सुक्रोज से क्या लेंगे, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, ठीक है। इसमें जो एंजाइम लगता है वो होता है इन्वर्टेज, याद रखना आप, इसमें जो एंजाइम है वो क्या है, इन्वर्टेज है।
ओके तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। एनिमल्स भी जनरली एनिमल्स का भी जो रेस्पिरेटरी फूड है, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है, वो भी जनरली क्या होता है, ग्लूकोज। लेकिन डिफरेंट केसेस में, जैसे स्टारवेशन की केस हुई, ठीक है, फास्टिंग का कंडीशन हुआ, तो वहाँ पे जो हमारी स्टोर्ड प्रोटीन है उसको भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आइए देखिए, जो रेस्पायरेशन है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि क्या प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, क्या प्लांट्स में ब्रीदिंग होती है। डू प्लांट्स ब्रीद, डू प्लांट्स ब्रीद, क्या प्लांट्स ब्रीद करते हैं। आप एनसीईआरटी जरूर अपने सामने रखिएगा, क्या प्लांट्स में ब्रीदिंग होती है। एक्चुअली प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। वहाँ पे ब्रीदिंग के लिए कोई नो स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन, कोई नो स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन, ब्रीदिंग ऑर्गन वहाँ पे नहीं होता, ठीक है, ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशल जो अपरेटस हैं वो है स्टोमेटा और लेंटी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा और लेंटी सेल्स की हेल्प से। तो स्टोमेटा कहाँ है, लीव्स में है। लेंटी सेल्स कहाँ होते हैं, ये भी हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो बताएंगे। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जब प्लांट्स यंग होते हैं, सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जब प्लांट्स यंग होते हैं तो उनके मोस्ट ऑफ पार्ट जो हैं, प्लांट के पार्ट, वो सरफेस के पास होते हैं, तो गैसियस एक्सचेंजेस बड़े आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्लांट्स ओल्ड हो जाते हैं, जब वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होने लग जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज की में डिफ़िकल्टी आने लगती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान एक स्पेशल अपरेटस का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं लेंटी सेल। क्या कहते हैं, लेंटी सेल। तो याद रखना, लेंटी सेल्स केवल और केवल सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ही बनते हैं। तो लेंटी सेल्स कहाँ होगा, मोनोकॉट रूट में होगा, नहीं होगा। मोनोकॉट स्टेम में होगा, नहीं होगा। लीफ में होगा, नहीं होगा, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं लेंटी सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, सो दे आर फाउंड इन द डाइकॉट रूट एज वेल एज डाइकॉट स्टेम, ठीक है। तो प्लांट्स में हालांकि ब्रीदिंग के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि अगर रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पायरेशन का जो इक्वेशन है वो बिल्कुल उल्टा है किसके, रेस्पायरेशन का इक्वेशन बिल्कुल उल्टा है फोटोसिंथेसिस के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो फूड है, फूड C6H12O6 उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। इसके अलावा एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी और हीट। एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 686 किलो कैलोरी, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछता है कि 1 ग्राम फूड, आप ये भी देख सकते हैं कि ये कैसी प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, एक बात मुझे बताइए कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है कि कैटाबॉलिक। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, केवल और केवल ग्लूकोज जब जब टूट रहा है, तो इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूट रहा है। लेकिन जब हम ओवरऑल रेस्पायरेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये कैसी प्रोसेस है, होती है एम्फीबोलिक। एम्फीबोलिक का मतलब एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक। तो आप बस इतना यहाँ समझना कि दिस इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन ओनली इन द टर्म ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ग्लूकोज। लेकिन जब हम ओवरऑल प्रोसेस देखेंगे तो ये कैसी प्रोसेस होगी, एम्फीबॉलिक प्रोसेस होगी, ठीक है। कैटाबॉलिक का मतलब, कैटाबॉलिक प्रोसेस में जब बड़ा मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटता है तो बॉन्ड्स में से एनर्जी रिलीज होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कैसी प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक। कैसी प्रोसेस है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है ना, एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। मुझे एक बात बताइए, 1 ग्राम फूड के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 1 ग्राम फूड के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम, ठीक है। तो 180 ग्राम फूड से 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 1 ग्राम फूड से कितना हो जाएगा, 686 अपॉन 180, ये 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यही है ना, 3 पॉइंट समथिंग, 3.7 किलो कैलोरी या कुछ आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो अगला है, इसमें तो हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है। रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की
एब्सेंस में भी होता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में है तो इसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, यहाँ पे फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि यहाँ पे फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। तो इसमें होता क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है। फूड पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, मान लीजिए अगर ग्लूकोज है तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। पूरी तरह से ग्लूकोज टूटने के बाद कितने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना चाहिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग देखेंगे कि जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा मतलब ग्लूकोज है वो किस में टूटना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो इस तरीके से, और यहाँ पे क्या होता है, जब ये ग्लूकोज टूटा, ठीक है, जो भी इंटरमीडिएट्स बने या जो भी हम कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग सॉरी कहने का मतलब ये है कि जो भी रिड्यूस्ड कोएंजाइम बने, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो होता है इज ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना आप कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है एंड फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज द ऑक्सीजन। व्हाइल हियर पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड क्या होता है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, यहाँ फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है तो ग्लूकोज किस में टूटा? पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में, या फिर इस तरीके से हम लोग आगे देखेंगे। और इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग और क्या नाम दे रहे हैं? फर्मेंटेशन। आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होता तो थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन। और यहाँ पे क्या होगा? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे क्या हो सकता है? पायरुविक एसिड हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमें इतना समझ में आया कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फर्मेंटेशन होगा। तो ये बात यहाँ से क्लियर हुई। अब देखिए, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन में कितनी स्टेप्स आती हैं? रेस्पिरेशन में कितनी स्टेप्स आती हैं? तो पहली स्टेप है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। अगर हम बात करें, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन सी स्टेप आई? पहली स्टेप क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। फिर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ओके। फिर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। और फिर क्या होता है? दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको ये पता है कि ये सारी की सारी प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में भी होने जा रही हैं और यूकैरियोट में भी होने जा रही हैं। तो प्रोकैरियोट में ये कहाँ होंगी और यूकैरियोट में कहाँ होंगी? आपको ये बात तो पता है कि ग्लाइकोलिसिस तो साइटोसॉल में होने जा रहा है, जबकि और प्रोसेस कहाँ होने जा रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होने जा रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। लेकिन क्योंकि यूकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन है। हमने आपको ऑलरेडी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पढ़ाते टाइम बताया था कि यूकैरियोट में अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, इसलिए यहाँ पे अलग अलग जो प्रोसेस है अलग अलग कंपार्टमेंट में होने जा रही है। जबकि प्रोकैरियोट में कंपार्टमेंटलाइजेशन एब्सेंट है, तो प्रोकैरियोट में सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होने जा रही है? साइटोसॉल के अंदर होने जा रही है। और जिस प्रोसेस के लिए किसी मेम्ब्रेन की जरूरत है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। अब हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मान लीजिए रेस्पिरेटरी फूड ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ब्रेकडाउन से 36 या फिर 38 एटीपी बनते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कब 36 एटीपी बनेगा और कब 38 एटीपी बनेगा, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हमें दो चीज़ पता है। पहली चीज़ ये पता है कि आप ये समझिएगा कि इन प्रोकैरियोट्स, अगर ये रिएक्शन प्रोकैरियोट्स में हो रही है और अगर ये रिएक्शन यूकैरियोट्स में हो रही है तो क्या होने जा रहा है? प्रोकैरियोट्स में ऑलवेज 38 एटी बनेगा, ऑलवेज 38
8 ATP बनेगा। क्यों बनेगा ये हम आगे देखेंगे। जबकि यूकैरियोट्स में 36 भी बन सकता है और 38 ATP भी बन सकता है। इसको भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हुआ। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल से पहले, ग्लाइकोलिसिस के बाद और क्रेब्स साइकिल से पहले एक लिंक रिएक्शन होती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा प्रोकैरियोट में, साइटोसॉल में होगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, ये भी साइटोसॉल में होता है, क्योंकि इसके पास कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। ये भी कहाँ होता है, साइटोसॉल में। बस वैसा समझ लीजिए कि जब डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यूकैरियोट में सब अलग अलग हो रहा है। रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है। लेकिन ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, साइटोसॉल में हो रहा है। लेकिन प्रोकैरियोट में सारी की सारी प्रोसेस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सब कुछ कहाँ हो रहा है, साइटोसॉल में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होगा, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन है, मीजोजोम है ना, इसका इन्वेजिनेशन क्या है, मीजोजोम्स। आपने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मीजोजोम्स कहते हैं। अगर हम बात करें यूकैरियोट में तो यूकैरियोट में ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, ये तो साइटोसॉल में होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल कहाँ हुआ, क्रेब्स साइकिल भी हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये कहाँ हुआ, ये हुआ आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई एरोबिक रेस्पायरेशन और एरोबिक रेस्पायरेशन में ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कहाँ कहाँ होने जा रहा है, ठीक है, बात क्लियर हो चुकी है। ओके, आइए अब हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली जब पूरी की पूरी एक ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता है तब क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है तब क्या होता है, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान क्या होता है। देखिए ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब आप एक चीज़ ये समझना कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। जबकि एनेरोबिक रेस्पिरेशन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, दैट इज द एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए एकदम ध्यान से इस प्रोसेस को समझना है, आपको ध्यान से समझना है। पूरी की पूरी प्रोसेस को मैं एक जगह समराइज़ कर दे रही हूँ। जितनी भी यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं एक जगह समराइज़ करने जा रही हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। एक ग्लूकोज को तोड़ना है, अगर ग्लूकोज को तोड़ा गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तो आपको पता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज द पायरुविक एसिड, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द फुल फॉर्म हियर, ठीक है। तो इसलिए आप ये क्या है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 2 मॉलिक्यूल बना 6 कार्बन। इस ओवरऑल प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, इस ओवरऑल प्रोसेस में नेट गेन 2 ATP का होता है और 2 NADH2 का होता है। देखिए मैं NADH2 लिख रही हूँ, लेकिन ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, लेकिन इसको लिखा जाता है इस तरीके से NADH + H+। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं ऐसे लिख के आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये क्या है, दिस इज़ द ये क्या है, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहाँ होने जा रही है, इन साइटोसॉल। कहाँ होने जा रही है, इन साइटोसॉल। तो 2 NADH2 कहाँ बना, साइटोसॉल में। अब ये पायरुविक एसिड का जो
फेट है वो डिपेंड करेगा कि रेस्पिरेशन कैसी होनी है। रेस्पिरेशन एयरोबिक, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन एयरोबिक होगी, और ऑक्सीजन एब्सेंट है तो रेस्पिरेशन एनारोबिक होगी। मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब क्रेब्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, लेकिन ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तब क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। तो ये पायरुविक एसिड का जो फेट है क्या होगा, ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दूसरा क्या है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये 2 पायरुविक एसिड जाएगा, ठीक है, और 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा। सबसे पहले ध्यान से समझना, तो ये पायरुविक एसिड यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए कहते हैं कि पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन है, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन है। मतलब यहाँ पे टोटल 6 कार्बन हो गए, यहाँ पे 4 कार्बन हो गए। तो होगा क्या बताइए, 6 कार्बन और 4 कार्बन है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, और क्या होने जा रहा है, यहाँ पे 2 NaDH2 भी यहाँ पे बनेगा, 2 NaDH2 भी बनने जा रहा है। ध्यान से समझना है आपको इस चीज़ को। ठीक है, अब ये 2 एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा, और क्रेब्स साइकिल में 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 NaDH2 प्लस 2 FADH2 प्लस 2 ATP या GTP, ये टोटल बना क्रेब्स साइकिल में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहने जा रहे हैं, क्रेब्स साइकिल। ये क्या होने जा रही है, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल और ये टोटल प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस कहाँ होंगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगी। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई कि पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज हुआ और एसिटिल कोएंजाइम ए का कंप्लीट ब्रेक डाउन हुआ तो क्या क्या रिलीज हुआ। ठीक है, तो इसको ये दोनों की दोनों प्रोसेस कहाँ होने जा रही है, मैट्रिक्स में। क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ग्लाइकोलिसिस से बाद में और क्रेब्स साइकिल के पहले होता है, इसलिए इसको हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या होने जा रहा है, तो होने जा रहा है फर्मेंटेशन। क्या होने जा रहा है, फर्मेंटेशन। और ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से इसको समझना, ये दोनों प्रोसेस है एयरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एयरोबिक रेस्पिरेशन। तो एयरोबिक रेस्पिरेशन क्यों कहा, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सब कुछ पूरी तरह से निकल चुका है, इसलिए इसको हम कहते हैं एयरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें हमें 2 तरीके का फर्मेंटेशन पढ़ना है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरा होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, अब याद रखना आप, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है, साइटोसॉल में ही होती है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहाँ से शुरू होगी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ए ग्लूकोज किस में टूटा, पायरुविक एसिड में टूटा। अब पायरुविक एसिड किस में टूट जाता है, 2 पायरुविक एसिड टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ये हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो बताइए इस पूरी की पूरी प्रोसेस में होती क्या है, 2 NaDH2 यूज होता है, 2 NaDH2 का यूज होता है, ये यूज होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हुआ तो पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई ना, यहाँ से। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा और पायरुविक एसिड किस में टूट गया, लैक्टिक एसिड में। तो नेट गेन कितनी एनर्जी का हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो 2 NaDH2 बना था इसमें यूज हो चुका है। ओके, 2 NaDH2 बना यूज हो चुका है, तो नेट गेन कितने का हुआ, नेट गेन केवल 2 ATP का हुआ। नेट गेन कितने का हुआ, 2 ATP का, जो कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ने में हुआ था। इसके अलावा जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 2 पायरुविक एसिड से अलग अलग स्टेप से फिर क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। और यहाँ पे हमें
यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और इस प्रोसेस में भी 2 NaDH2 यूज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? यूज़ हो जाता है। मतलब ये प्रोसेस यहाँ से शुरू होगी, जब ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड किस में टूटेगा? अल्कोहल में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 NaDH2 जो यहाँ बना था इस प्रोसेस में यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट गेन कितने का हुआ? तो फर्मेंटेशन में हम कह सकते हैं कि जो नेट गेन हुआ या वो कितने का हुआ? केवल 2 ATP का। बड़ा घाटा है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन 36 या 38 ATP का होएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हमें एक चीज़ पता है कि सारे के सारे NaDH2, देखिए 2 NaDH2, 6 8 NaDH2, 2 FADH2 ये बन रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जैसे मान लीजिए ये है आपका सेल, ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है आपकी सेल, ऐसे समझिएगा, ये है सेल। तो सेल का ये साइटोसॉल है। साइटोसॉल में कितना NaDH2 बना है? 2। साइटोसॉल में कितना NaDH2 बना है? 2। ठीक है, अब ये देखिए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, साइटोसॉल में 2 NaDH2 बना है और बाकी के सारे NaDH2 और FADH2 कहाँ बने हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और इनका ऑक्सीडेशन कहाँ होना है? इनका ऑक्सीडेशन, क्योंकि आपको पता है कि इन्हीं के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होएगा। ये दोनों रिड्यूस्ड कोएंजाइम है ना, NaDH2 और FADH2 क्या है? रिड्यूस्ड कोएंजाइम है। ठीक है, या रिड्यूस्ड एनर्जी है। हम जब पूरी ओवरऑल प्रोसेस देखते हैं तो हमें 2 तरीके की एनर्जी मिलती है। एक तो डायरेक्ट एनर्जी है। डायरेक्ट एनर्जी मतलब डायरेक्टली जो ATP बन गया है। डायरेक्ट ATP कहाँ बना है? 2 ATP यहाँ पे है और 2 ATP यहाँ पे, 4 ATP ही डायरेक्ट बना है। बाकी जो 34 ATP हैं या 32 ATP हैं वो कहाँ पे हैं? किस फॉर्म में है? NaDH2 और FADH2 के फॉर्म में, मतलब वो रिड्यूस्ड कोएंजाइम के फॉर्म में है। तो रिड्यूस्ड है, उनको हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। जब इनको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, फिर वही असली प्रोटॉन है जो आगे चल के ATP बनाएगा, क्योंकि आपको पता है 2 प्रोटॉन से 1 ATP बनने जा रही है। तो इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो चलिए ठीक है, ये तो जो मैट्रिक्स में है वो तो डायरेक्टली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स में है। तो कौन कौन मैट्रिक्स में है? 6 NaDH2 मैट्रिक्स में है, 2 ये वाला और 4 ये वाला। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये इनको ऑक्सीडाइज करने वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं। लेकिन जो 2 NaDH2 साइटोसॉल में है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर नहीं पाएगा। वो कैसे आएगा? अंदर कैसे आएगा? उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए, उनको अंदर लाने के लिए कुछ सटल सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, सटल सिस्टम। तो पहली चीज़ तो एक बात, मेरी बात ध्यान सुनना है कि सटल सिस्टम में कौन सा NaDH2 जाएगा? ग्लाइकोलिटिक NaDH2। कौन जाएगा? ग्लाइकोलिटिक, या फिर वी कैन से साइटोसॉलिक NaDH2, क्योंकि यही 2 NaDH2 जो साइटोसॉल में है। तो बताइए, सटल सिस्टम में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इस NaDH2 को अंदर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये सटल सिस्टम प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में सारे के सारे NaDH2 तो कहाँ बन रहे हैं? साइटोसॉल में ही ना बन रहे हैं। तो प्रोकैरियोट में सटल सिस्टम क्या है? एब्सेंट है। इसीलिए प्रोकैरियोट में हमेशा 38 ATP बनते हैं। अभी हम इसको और भी क्लियर करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से ये समझना है आपको कि जो 2 NaDH2 जो कि बाहर प्रेजेंट है, साइटोसॉल में प्रेजेंट हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे सटल सिस्टम में। ये जाएंगे सटल सिस्टम में। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सटल सिस्टम। सटल सिस्टम 2 होता है, एक है मैलेट अस्पर्टेट, ठीक है, मैलेट अस्पर्टेट सटल सिस्टम, और एक होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल सिस्टम। ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल सिस्टम। अब ये आपके बुक में है नहीं, लेकिन सिंपली आपको जानना है, 2 मिनट का काम है, आप जान लीजिए इसको अच्छे से। जो मैलेट अस्पर्टेट आपने पढ़ा था ना कि, और जब ऑक्जेलो जो ये C4 एसिड है ना, C4 एसिड में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड के अलावा और कौन सा C4 एसिड बन सकता है? एस्पार्टिक एसिड। तो मैलेट अस्पर्टेट सटल सिस्टम जब NaDH2 को साइटोसॉल से अंदर लेके आएगा
मेरी बात ध्यान सुना है, मैलेट अस्पर्टेट सटल सिस्टम जो साइटोसॉलिक NADH2 को अंदर लेके आएगा, तो वो दो NADH2 को मेरी बात ध्यान समझना, 2 NADH2 को लेके आ रहा है, 2 NADH2 को 2 NADH2 में ही कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो 2 NADH2 ही लेके आएगा, ऐसे समझिए, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। आपके पास बहुत सारी बुक्स होती है, आप पढ़ते हो, लेकिन मैं बस आपको इतना बता दूँ कि आप इसे बस ऐसे ही दिमाग में रखिए कि जब मैलेट अस्पर्टेट सटल सिस्टम काम करता है तो 2 NADH2 ही अंदर मिलता है, ठीक है। लेकिन जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम है, ये बाहर से 2 NADH2 उठाता है, लेकिन अंदर ये इसको जो नेट गेन होता है 2 FADH2 का होता है। कर दिया बर्बाद, है ना, बर्बादी होगी यहाँ पे। क्यों होगी? क्योंकि 2 NADH2, अब आप ध्यान देना कि एक NADH2 के ब्रेकडाउन से 3 ATP मिलता है, जबकि एक FADH2 से 2 ATP मिला, तो आया ना यहाँ पे 2 ATP का फर्क आ गया ना। तो अगर ये मैलेट अस्पर्टेट सटल सिस्टम परफॉर्म होता है तो 2 NADH2 से कितना ATP मिलेगा? 6 ATP मिलेगा ना, है। लेकिन 2 FADH2 से 4 ही ATP मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 8 NADH2 हैं तो 24 ATP हो गया, 2 FADH2 हैं तो 4 यहाँ पे हो गया, 28 ATP हो गया ना। इसके अलावा 2 ATP ये हैं, 30 ATP हो गया, 2 ATP ये हैं, 32 ATP हो गया। अगर मैलेट अस्पर्टेट सटल सिस्टम परफॉर्म हुआ तो 36 ATP 38 हो जाएगा, 32 6 38 हो गया। और अगर ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम में इंटर किया तो 36 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यूकैरियोट में सटल सिस्टम प्रेजेंट है, यूकैरियोट में सटल सिस्टम प्रेजेंट है, इसलिए मेरी बात ध्यान सुना है, इसलिए यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि देखिए मैलेट अस्पर्टेट जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ये केवल स्केलेटल मसल में होता है। कहाँ होता है? स्केलेटल मसल में। तो स्केलेटल मसल में एक ग्लूकोज के टूटने से 36 ATP बनता है, जबकि ब्रेन, हार्ट, किडनी, पैनक्रियाज ये इसमें मैलेट अस्पर्टेट सटल सिस्टम होता है, तो यहाँ पे 38 ATP बनता है। ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन 36 या 38 ATP यूकैरियोट में बन सकते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में हमेशा 38 ATP बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे सटल सिस्टम है नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे NADH2 वहाँ साइटोसॉल में ही बन रहे हैं, वहाँ से उठेंगे और मीसोसोम पे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो प्रोकैरियोट में 38 बिकॉज सटल सिस्टम इज एब्सेंट, यूकैरियोट में हमेशा क्या बनेंगे? 36 या फिर 38, दोनों बन सकते हैं। ये बात बहुत, मैलेट अस्पर्टेट कहने में 8 आ रहा है ना, मैलेट अस्पर्टेट, तो आप जान लीजिएगा कि यहाँ पे 38 बनेगा, जबकि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट रहेगा तो 36 बन। मैलेट अस्पर्टेट कहने में 8 जैसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो आप इसको समझ लीजिए। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है, यही सब हमें घुमा फिरा के पढ़ना है। देखिए क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, 2 पायरुविक एसिड बना, नेट गेन 2 NADH2 और 2 ATP का हुआ यहाँ पे, ठीक है। अगर पायरुविक एसिड का फेट डिटरमाइन करेगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा कि एनारोबिक, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है तब तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से केवल 2 ही ATP मिलने जा रहा है और कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाएगा, और पायरुविक एसिड अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में गया तो 2 लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 NADH2 यूज हो गया तो नेट गेन 2 ही ATP का है। सेम ये एल्कोहलिक हाँ, ये भी आप याद रखना, कौन से फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है? तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, ठीक है। ये हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। अब चलिए, अगर आपसे यहाँ पे कुछ पूछा जाए, जैसे मैं कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ, सवाल मेरा ये है कि अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ दे, देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी मिली, तो आप देखिए 2 पायरुविक एसिड हम लेके चले हैं, 2 पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी मिलने जा रही है और कितने कार्बन डाइऑक्साइड मिलने जा रहे हैं। तो देखिए 2 पायरुविक एसिड का मतलब यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए ना। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 यहाँ पे और 4 क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ से हम यहाँ तक लेंगे ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, कितना NADH2 मिला है? 8 NADH2। कितना FADH2 मिला है? 2 FADH2। FADH2 केवल कहाँ मिलता है? क्रेब्स साइकिल में। कहाँ मिलता है? क्रेब्स साइकिल में। और कितना ATP मिला है? 2 ATP, ठीक है,
2 ATP। अब मुझे एक बात बताइए, ये कितना हो गया, 24 हो गया ना। NaDH2 का मतलब क्या हुआ, 8 × 3, ठीक है, ये कितना हो गया 24, और यहाँ पे कितना हो गया 2 × 2, क्योंकि एक FADH2 से कितना मिलता है 2 ATP और टोटल 2, तो ये कितना हो गया 30 ATP। जब 2 पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 30 ATP मिला, तो एक पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितना मिलेगा 15 ATP। ये एकदम दिमाग में होना चाहिए। तो एक पायरुविक एसिड अगर हम कह दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 NaDH2, एक FADH2, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये 4 था, मैंने 4 लिखा था पहले, 6 रहेगा, ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा पहले, जब 2 रहेगा, ठीक है। तो और कितना है 1 ATP, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 4 NaDH2, ठीक है, 1 FADH2, 1 ATP, एक पायरुविक एसिड। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे एक एसिटाइल कोएंजाइम A दे दिया, तो आप देखिए यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम A है, तो कितना मिला था 4। मैं 2 लेके चल रही हूँ आप, ताकि कन्फ्यूज, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन हो गया ना, 2 कार्बन, एसिटाइल में 2 कार्बन है, 2 हो गया तो 4 हो गया, ठीक है। 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NaDH2 है ना, 2 FADH2 और 2 ATP। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे 12, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, कितना हो गया, दैट इज़ द 16 18, यही ना, कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, 6 18 हो गया, ये 18 हो गया, ओके, ये 4 हो गया, और मैं 2 से कैलकुलेट कर दी थी, तो 18 हो गया, 4 हो गया, 18 4 22 24, ये हो गया। दैट मीन्स कि अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम A है तो 3 NaDH2, एक FADH2, एक ATP, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक एसिटाइल कोएंजाइम A की कंप्लीट ब्रेकडाउन से कितना मिलेगा 12 ATP। तो हम जानते हैं कि एक क्रेब्स साइकिल से हमें कितनी ATP मिलने जा रही है 12, ठीक है ना। एक क्रेब्स साइकिल से हमें कितनी एनर्जी मिलने जा रही है 12, क्योंकि एक क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम A का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो ये चीज़ें आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेशन कर दें, टोटल एनर्जी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, मैं इसको रब कर रही हूँ, टोटल एनर्जी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो ये कैसे होता है। एनर्जी कैलकुलेशन हमने किया, तो ध्यान से आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहली प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलिसिस है ना, ग्लाइकोलिसिस। दूसरी प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तीसरी प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, ओके, क्रेब्स साइकिल। और चौथी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम देखते हैं कि एनर्जी कैलकुलेशन में हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे है। सबसे पहली चीज़ NaDH2 कितना है, ठीक है। दूसरी चीज़ FADH2 कितना निकला। तीसरा चीज़ हम ATP देखेंगे कितना निकला, और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला। ग्लाइकोलिसिस में अगर हम बात करेंगे, ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे, तो ग्लाइकोलिसिस में बताइए मुझे कितना NaDH है, 2 NaDH2 है ना, 2 NaDH2 है, तो हम यहाँ कहेंगे 2 NaDH2, मतलब टोटल जो एनर्जी है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं कि आपको थोड़ा दूर लिख दे रही हूँ। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमें बस इतना ही देखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक नहीं देखना है। 2 NaDH2 है, सटल सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे 6 ATP मिलेगा कि 4 ATP मिलेगा, क्योंकि अगर ये मैलेट अस्पर्टेट में गया तब तो NaDH2 ही मिलेगा, लेकिन अगर ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में गया तब तो FADH2 मिलेगा। तो यहाँ पे 6 हो गया और क्या हो गया 4 हो गया, ओके। इसके अलावा FADH2, तो हम इसको ऐसे ही मान देते हैं, ठीक है। FADH2 कितना है ग्लाइकोलिसिस में नहीं है। ATP 2 डायरेक्ट ATP मिली थी ना SLP से, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना नहीं निकला। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में कितना NaDH2, 2 NaDH2, FADH2 नहीं मिला, ATP नहीं मिला, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिला था 2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। क्रेब्स साइकिल में 6 NaDH2 मिला था, ठीक है, ओके, मेरी बात ध्यान से समझना है।
2 FADH2 मिले था। क्रेब्स साइकिल ही पूरा कंप्लीट है भाई, देखिए यहाँ पे 2 ATP, सब कुछ क्रेब्स साइकिल में ही मिल रहा है, और यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम नेट की बात करें, नेट गेन की बात करें, नेट गेन की, तो नेट गेन क्या हुआ, नेट गेन हमारा हुआ 10 NADH2 का, 10 NADH2 का, 2 FADH2 का, 2 FADH2 का, 4 डायरेक्ट ATP का, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो चाहिए। 10 से हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देते हैं तो ये 30 ATP हो गया, और यहाँ पे इसको हम ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 ATP हो गया, और 4 ये ATP यहाँ पे है, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38 ATP। लेकिन यहाँ पे 36 भी हो सकता है क्योंकि इसकी वजह से, तो 38 ATP हम मान के चलते हैं या 36 ATP मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब आएगा, ये NADH2 और FADH2 ये दोनों हमें इस पूरी की पूरी ग्लूकोज जब हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें केवल 4 ATP डायरेक्ट मिलेंगे, और ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एनर्जी है। तो इनडायरेक्ट एनर्जी में इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इनडायरेक्ट एनर्जी जो एनर्जी है वो 2 फॉर्म में है। एनर्जी एक है डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी, और एक है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एनर्जी क्या है, ATP के फॉर्म में है, और वो कितनी है 4 ATP। 2 कहाँ से आई है, ग्लाइकोलिसिस से, और 2 क्रेब्स साइकिल से। जबकि इनडायरेक्ट है रिड्यूस्ड कोवैलेंट, रिड्यूस्ड कोएंजाइम के फॉर्म में। रिड्यूस्ड कोएंजाइम के फॉर्म में क्या है, कितना है बताइए मुझे, 10 NADH2 है, ठीक है, 10 NADH2 है, और 2 FADH2 है, यही है ना, 10 NADH2 है और 2 FADH2 है। ये दोनों क्या है, रिड्यूस्ड हैं, है ना, रिड्यूस्ड। अब जब इनको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो वापस से NADH2 से क्या निकल जाएगा, NAD+, है ना, और FADH2 से क्या निकलेगा, FAD+, याद करिए, और क्या निकलेगा, प्रोटॉन्स, और क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स, यही है ना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से चेन में चला जाएगा, इस प्रोटॉन से क्या मिल जाएगा, इस प्रोटॉन से ATP मिल जाएगी, और ये दोनों वापस से, इन दोनों क्या हो चुके हैं, रिजनरेट हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, क्योंकि हमें बार बार ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल अगर करना है, हमारे पास इनका इनफाइनाइट स्टोर तो है नहीं NAD+ और FAD+ का, क्योंकि NAD+ और FAD+ ही NADH2 और FADH2 बनाए हैं, तो वी डोंट हैव इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ देम, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बार बार इनको अनलोड करना है, क्योंकि इनके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इनके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लेके इनकी लोडिंग हुई है, तो इनको अनलोड करके वापस से इनको क्या करना है, फ्री करना है, सो दैट कि वो अगेन क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में जाके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें, है ना। तो यही काम है कि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे पास जो रिड्यूस्ड कोवैलेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं, उनके पास जो हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रॉन लोडेड हैं, उनको हम अनलोड कर सकें, सो दैट कि हम वापस से उनको क्या कर सकें, NAD+ और FAD+ को रिजनरेट करके इनको वापस से हम क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में भेज सके। और इनको जब हम अनलोड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है, उन्हीं से हम वापस से केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म से एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये जो जो पूरी की पूरी एनर्जी शीट क्या है, कितना कितना एनर्जी कैसे कैसे एग्जाम में, तो अब देखिए पूरा दिमाग में तो आ गया ना, कितना एरोबिक रेस्पिरेशन है, कौन एनारोबिक है, कितना ATP कब मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, फिर जो है क्रेब्स साइकिल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।